Hi students, let's get to section C of CBSE sample paper standard 2023-24. Previous two sections have already been uploaded. Please go and check. Now question number 26 is a kind of word problem. Let's see. National Art Convention got registrations from students from all parts of the country, of which 60 are interested in music, 84 in dance, 108 in handicrafts. For optimum exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in same art form. Find the number of students in each group, find the number of groups in each art form, and how many rooms are required if each group will be allotted a room. Now clearly this question is based on HCF LCM, right? लेकिन बहुत से टीचर्स या बुक्स में ऐसे लिखा है कि अगर मिनिमम वर्ड आ जाए तो एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो एचसीएफ निकालना है. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठता और ये क्वेश्चन इसका लाइव एग्जाम्पल है कि ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठता. नाउ इट सेज फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट. मिनिमम वर्ड इज़ यूज फॉर ग्रुप्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का. तो आप सोचिए ग्रुप्स मिनिमम कब बनेंगे? जब एक ग्रुप में स्टूडेंट्स क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे. ठीक है. मिनिमम ग्रुप्स कब बनेंगे? जब स्टूडेंट्स मैक्सिमम होंगे. यानी ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, ये मिनिमम वाला क्वेश्चन नहीं है. और मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं HCF. सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसका HCF निकालना है, राइट. सो लेट अस फाइंड आउट. म्यूजिक इज 60 नॉट 64. लेट मी मेक अ करेक्शन. सो म्यूजिक को हम फैक्टराइज कर देंगे. वी गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. 84 को फैक्टराइज कर देंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7. एंड 108 को फैक्टराइज कर देंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 cube. Alright, so HCF will be 2 square into 3 because 2 square सब में आ रहा है और 3 की 1 पावर सब में आ रही है. तो this will be the HCF. That means 12 is the HCF. Okay. So हमसे जो फर्स्ट पार्ट पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप विल बी 12. ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म्स. सो नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर हमें निकालना है तो अलग अलग हम निकाल देंगे. नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 5. सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस कितना हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 7. एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट्स, इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 108 से डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 9. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. एंड अब वो कहते हैं अगर एक ग्रुप को हमने एक रूम देना है तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रूम्स. क्योंकि एक ग्रुप को एक रूम देना है तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने हो जाएंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे. ठीक है. सो 21 इज गोइंग टू बी द आंसर. सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मिनिमम मैक्सिमम के लिए एक बार फिर सोचिए. बहुत से क्वेश्चंस में लगता है कि मिनिमम मतलब एलसीएम, मैक्सिमम मतलब एचसीएफ, लेकिन आपको यहाँ मैं एक श्योर शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ. वेरी श्योर शॉर्ट ट्रिक. देखिए अगर आपका आंसर जो है इट इज़ गोइंग टू बी मोर दैन गिवन नंबर्स, मोर देन गिवन नंबर्स, ठीक है, तो आप निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है ना. और अगर आपका आंसर जो है इट इज़ लेस देन गिवन नंबर्स तो आप निकालेंगे HCF. अब इस क्वेश्चन में आप सोचिए कि एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्या वो 60 से बड़े, 84 से 108 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना. तो HCF निकलेगा. दैट्स इट. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इट वॉज क्वाइट अ ट्रिकी वन. लेट्स गो अहेड. You can take a screenshot till here. Let us see question number 27. If alpha and beta are zeros of this equation, then we have to find alpha square plus beta square. Now for alpha square plus beta square, obviously we remember the identity. Alpha plus beta whole square is equal to alpha square.
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। और आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है, यू कैन सेव दिस स्टेप। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें चाहिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। नाउ आवर गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन विच a is 5, b is also 5 and c is 1. So let us write the value of alpha plus beta, which is minus b over a. So minus 5 over 5, it is minus 1. And let's write the value of alpha beta, which is c over a, that is 1 by 5. Now alpha square plus beta square will be what? Alpha plus beta whole square, that is minus 1 square minus 2 into alpha beta यानी 1 over 5. So 1 minus 2 by 5. So 5 1 5. ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है वीडियोज़ में, जब एक नंबर के नीचे कुछ भी ना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू 5 1 5 minus 2 3 by 5. You don't need to show the LCM. And for second part, we need alpha raised to power minus 1 plus beta raised to power minus 1, which means 1 by alpha plus 1 by beta. Taking LCM, we get beta plus alpha. Now it is same as alpha plus beta, which is minus 1 divided by 1 by 5. So जिसको जब हम reciprocate कर देंगे, our answer will be minus 5. So I hope you get this question. It's quite an easy one, and I hope you've understood. देखिए, अगर मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो you will get half mark for writing this, half mark for this, then you'll get 1 mark for this and 1 mark for this. This is how your 3 marks will be divided. Question number 28 is a word problem, very common word problem based on digits. So students, I am going to give you 4 steps जो आपके हर डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिखने ही लिखने हैं और आपका एक नंबर पक्का हो गया, समझ लो, even if you don't know the answer. What are those 4 digits, 4 steps? Let's see. Let units digit is x and tens digit is y. So what will be the number formed? देखिए, नंबर कैसे बनेगा, आपने छोटी क्लासेस में किया था। अगर मुझे नंबर बनाना है 47, तो ये कैसे बन रहा है, 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ये हमने छोटी क्लासेस में किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट, ये हमारा नंबर फॉर्म्ड हो गया। कैसे आया 47, कैसे आया 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, यानी 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट। तो ये तो हो गया ओरिजिनल नंबर फॉर्म। साथ ही रिवर्स नंबर बना दो, रिवर्स नंबर विल बी 10x प्लस y, क्योंकि इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा 74, यानी कि अब हम यूनिट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टेंस डिजिट को 1 से। तो ये 4 स्टेप आपके हर डिजिट वाली प्रॉब्लम में चलेंगे। अब फर्दर आपको 2 सिचुएशंस दी होंगी, वो आपको देखनी है। तो पहली सिचुएशन तो ये कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, यानी क्लियरली इन दोनों का सम 66 हो गया। सो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66. Let's solve them. We get 11x plus 11y is equal to 66 and you can just divide throughout by 11. उसके लिए आपको कोई explanation नहीं देनी होती, कुछ शो नहीं करना होता. x plus y comes out to be 6. Alright. Now second situation हमें दी हुई है digits differ by 2. अब digits differ by 2 कौन सा बड़ा है हमें ये नहीं पता, कभी कभी सिचुएशन से पता चल जाता है बट यहाँ वो भी नहीं चल रहा, यानी कि हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ठीक है, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और फिर हमसे आगे ये भी पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इसका मतलब हमको दोनों करने ही करने हैं। अदरवाइज आप किसी एक को एट रैंडम पकड़ लो, अगर उससे आपका आंसर नहीं आता का मतलब डिजिट्स नेगेटिव में आ जाते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं, जो कि कभी आ नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब आपको दूसरा केस लेना है। तो मैं पहले केस जब लेती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो जब हम इन्हें एलिमिनेट करेंगे वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 2। अब हमारा x क्या था, यूनिट डिजिट, यानी 4 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, तो नंबर हमारा हो गया 24। यूजुअली बच्चे x y पे आंसर छोड़ देते हैं, यहाँ भी मार्क्स कटते हैं।
तो हमें नंबर पूरा बनाना है, क्योंकि 4 हमने यूनिट डिजिट माना था तो 24। और अगर y माइनस एक्स लेते हैं तो देखिए x प्लस वाई 6 है, यानी y प्लस एक्स मैं इसे लिख सकती हूँ। अब x कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, यानी y 4 आ गया, x 2 आ गया, तो हमारा नंबर क्या बन गया 42। सो दीज 2 केसेस आर पॉसिबल। दोनों केसेस में आप चेक कर लो, इनका डिफरेंस 2 है, और अगर हम 24 में उल्टा इसका ऐड करें 42 तो 66 बनता है, और यहाँ पे भी सेम 42 plus 24 becomes 66. So I hope students this you've understood the question. If you like the video, you please do not forget to hit the like sign. It really motivates. And do not forget to please subscribe to the channel, so that especially the students of 10th class, I have a lot more to come up for you guys for class 10th. चलिए अब इसी का और में जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको देख लेते हैं. Let us see the or part of this question. Now this question is again from the deleted exercise of old book 3.6 old NCERT. Now again one more question from the deleted syllabus. I really don't know why CBSE has given such a confusing sample paper. So again I would say that I will release a video on what you should do from deleted syllabus. So just take care of this, that you should do 3.6, and it is again from deleted syllabus. No doubt there is no concept which you have not done. Now this is clearly not a linear equation, right? So first we reduce it to a linear equation. So this topic is about equations reducible to linear. Alright, so इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे 1/√x is equal to p and 1/√y is equal to q. ये हमने लेट कर लिया. अब जब हम इसे पुट कर देंगे, वी गेट 2p plus 3q is equal to 2 and 4p minus 9q is equal to -1. Alright, अब हम इन्हें एलिमिनेट कर लेंगे. Here it is 2p, here it is 4p. So we can multiply this first equation by 2. So what do you get? 4p plus 6q is equal to 4 and 4p minus 9q is equal to -1. Since साइन इनके सेम है तो साइन सबके चेंज करने पड़ेंगे हमको. एक्चुअली इसका मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस गेट्स कैंसल्ड, वी गेट 15q is equal to 5. Therefore value of q comes out to be 5/15, that is 1/3. अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. 2p plus 3 into 1/3 is equal to 2. So this gives you 2p is equal to 2 minus 1, that is 1. Therefore p comes out to be 1/2. ठीक है, इतना काम तो देखिए हमने पहले एक्सरसाइजेज में किया ही हुआ है. तो 3.6 में नया क्या है, अब हमें p और q की वापस यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. हमने क्या लिया था, 1/√x को हमने माना था p, यानी 1/√x इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाइंग √x की वैल्यू आ जाती है 2, विच गिव्स मी x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई. इसी तरह से 1/√y को मैंने q माना था और q की वैल्यू आई है 1/3. सो विच गिव्स मी √y इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9. Alright, I hope you understand this question. So I will again emphasize 3.6 है ओल्ड NCERT की. प्लीज़ यू डू नॉट गिव अवे ओल्ड NCERT, अरेंज कर लीजिए आप लोग. बहुत कुछ है जो आपको ओल्ड NCERT में से करना है. ये वैसे भी आगे काम का है. आई डोंट रियली फाइंड एनी पॉइंट वाई CBSE हैज़ डिलीटेड दिस सिलेबस. जो पूरे टॉपिक कट हैं वो ठीक है आप मत कीजिए, लेकिन जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको करनी पड़ेंगी. ओके, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स. Now given that PA and PB are two tangents drawn from the same exterior point P, chord AB makes an angle of 30 degrees with the radius at the point of contact. If length of chord is 6 cm, AB is given to be 6 cm, then find PA and AB. Now see students, we know that angle OAP is 90 degree. Angle OAP is 90 degree. जिसमें से कि अगर एंगल
ओ ए बी 30 डिग्री हो गया, तो कैन आई से दैट एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास 60 आ गया, ओके। एंड ऑल्सो वी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, tangents drawn from the same exterior point are equal, so therefore angle B is equal to angle A is equal to 60, means this angle also comes out to be 60. All right, and by angle sum property of a triangle, angle P also comes out to be 60 degree, right, because it is 180 minus 60 minus 60. सो ट्राइंगल पी ए बी कैसा ट्राइंगल बन गया? इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल है तो अगर ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, देयरफॉर पी ए भी हमारे पास क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। सो हमारा पहला काम हो गया फाइंड पी ए। अब देखिए ओ ए निकालने के लिए, लेंथ ऑफ ओ ए यानी रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस जॉइन ओ पी। जब हम ओ पी को ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? ये एंगल 30 आ गया हमारे पास, क्योंकि ये कंप्लीट 60 है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटीरियर पॉइंट के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। So in triangle OAP, let's apply tangent 30 degree. See, this angle will be 30 degree, right? So tangent 30 will be equal to P upon B, through proper brush. आपको ध्यान होगा तो मैंने एक वीडियो में ये पोइम कराई थी पूरी। Some people have, ये बीच में ट्रिगो आपको बता देती हूँ थोड़ी सी, curly brown hair थ्रू प्रॉपर ब्रश। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है। कैसे याद करेंगे आप इसको? साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव पी बाई एच, सी इज फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, and t is for tangent theta is equal to p by b. So it's so easy to remember. So tangent 30 is through proper brush. So value of tangent 30 is 1 by root 3, right? Perpendicular will be OA and base will be PA. So 1 by root 3 is equal to OA. We have to find out. PA is 6. So OA comes out to be 6 by root 3 meters. And on rationalization, we get 2 root 3 meters. So I hope it's clear. Let's go to the OR part, students. This is one of the examples out of 3 examples. And example number 2 and 3. This is highly important. ये वाला एग्जाम्पल और इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है, इन दोनों में से एक आप ज़रूर एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बुक्स में बहुत लेंदी दिया हुआ है और देखने में मुश्किल लगता है। मेथड वही है लेकिन आसान तरीके से बता रही हूँ। हमको प्रूफ करना है एंगल टी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1। तो ऐसा कौन सा ओ पी क्यू और टी में से अल्फ़ाबेट है जो 1 और T दोनों को जानता है, दोनों से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों से जिसका रिलेशनशिप है, हम वो अल्फ़ाबेट, वो एंगल चूज करेंगे और वो एंगल है एंगल O। सो लेट मी जॉइन OQ, राइट। सो पहले हम एंगल T और एंगल O का रिलेशनशिप निकालते हैं। मे आई से दैट एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री, बट एंगल P is 90 and angle Q is also 90 because tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact, right? So यहाँ से हमारे पास O plus T का रिलेशनशिप आ गया 180 डिग्रीज। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो वी शुड एक्सप्लेन। अब हम O और 1 का रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, क्या मैं कह सकती हूँ इन ट्राइंगल OPQ एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आप ऊपर लिख दीजिए इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, बट आपके पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू OP एंड OQ दे आर ऑलरेडी इक्वल बिकॉज ऑफ द रेडियाई। सो कैन आई से एंगल O प्लस ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
राइट। सो यहाँ से आप हमारे पास O और 1 का रिलेशन आ गया एंड यू कैन सी ये दोनों इक्वेशंस जो है 180 के इक्वल है. सो डू यू रिमेंबर यूक्लिड्स एक्सिम? Two things equal to the same thing are equal to each other. So angle O plus angle T is equal to angle O plus twice angle 1. O and O gets cancelled. I am left with T is equal to twice angle 1. Angle 1 means angle OPQ. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. Hence proof. तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है. ये भी थोड़ा लेंथी इसलिए हो गया कि 3 मार्क्स की वजह से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अदरवाइज देखिए क्विक रिकैप, सीधी सी बात है, O प्लस टी इज़ 180 एंड O प्लस 1 प्लस 2 इज़ 180. बस इन दो चीज़ों को आपने इक्वेट कर देना है एंड यू गेट द आंसर. और इसी के इमीडिएटली बाद जो NCERT में एग्जाम्पल है, प्लीज़ डू दैट ऑल्सो. These two examples are highly important. It will come in the exam. One of these will definitely come in the exam. Okay. Let's come to question number 30. It's a very good question. It's exactly not based on NCERT. थोड़ा सा above है, उससे level beyond है. So you should be prepared for trigo कि आप extra questions को perform करें. Now 1 plus sin square theta is given to be 3 sin theta cos theta और value हमें किसकी निकालनी है? टेंजेंट थीटा की. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम थ्रू आउट कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा थ्रू आउट. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा. अब आपका एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा, मैम कैसे पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है. देखिए, हालांकि ये प्रैक्टिस की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम लॉजिकली सोच सकते हैं. मुझे टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है और उसकी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं. 2 वैल्यूज़ का मतलब 2 वैल्यूज़ कब आएंगी? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. लीनियर से तो 1 आएगी, क्यूबिक से 3 आएंगी. तो मुझे किसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. अब वैल्यू टेंजेंट थीटा की क्योंकि आई है मेरे पास, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में होनी चाहिए? टेंजेंट में होनी चाहिए. टेंजेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगी? यहाँ तो कहीं टेंजेंट है ही नहीं. तो जब मैं यहाँ अगर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर मेरे पास टैन स्क्वायर मिल गया, तो कम से कम कहीं ना कहीं से टेंजेंट नज़र तो आएगा ना. तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि आई शुड डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ 1 बाय कॉस स्क्वायर गिव्स मी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नाउ 1 ऑफ द कॉस गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट 3 टेंजेंट थीटा. अब वैल्यू मुझे सारी टेंजेंट में चाहिए, मुझे सीकेंट एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो एक अलग से आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये होती है ना आइडेंटिटी. तो यहाँ से मैं सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. बाकी सब एज इट इज एंड दिस गिव्स मी एन इक्वेशन इन टेंजेंट थीटा. 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया. अब अगर आप टेंजेंट थीटा को x मान लेते हैं तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 बन जाता है. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग कर देंगे हम 2 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करके 3 आए. सो माइनस 2x माइनस 1x. स्प्लिटिंग देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर स्टेप पे काम आ रही है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 2 था, चैप्टर 4 है, AP है, AP में SN में हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2x कॉमन, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, मैंने बहुत से बच्चों को यहाँ देखा है कि वो 2x माइनस 1 लिख देते हैं, पहले 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 लिखते हैं. तो वो गलत नहीं है, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये आया कैसे. तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अगेन x माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं. तो यहाँ से 2x बचा, यहाँ से माइनस 1 बचा, तो इसलिए ऐसे लिखना परफेक्ट है. सो दिस गिव्स यू इधर और से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2. और x मैंने किसको लेट किया था? टेंजेंट थीटा को. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इधर 1 और 1/2. दिस प्रूव्स माय क्वेश्चन. वैल्यूज़ जो मुझे प्रूव करनी थी, तो उससे हमें वैसे ही हिंट मिल गया था कि हमें करना क्या है. तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं ट्रिग्नोमेट्री से. पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपलोडेड है चैनल पर. सिर्फ उसमें से आपको 8.3 नहीं करनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो आपकी डिलीटेड है. 8.4 अब 8.3 बन गई है. उसको आप अपनी स्पीड से आराम से समझ के करिए. स्पेयर सम टाइम एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मास्टर ट्रिग्नोमेट्री. इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. पहले बेसिक कीजिए, कोई एक क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, बट
मेनली आपको बुक बेस्ड ही आएगी। चलिए, विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी। Length of 40 leaves are given in millimeters and we need to find the mean length. Now see, students, they have not given the method, they have not mentioned the method. लेकिन एक चीज़ आपको पहले तो नोटिस करनी है कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो पहले इनको आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 1 का गैप है, 1 का गैप है, तो इन दोनों में देखिए 1 का अगर गैप है तो 0.5 मैं इसे ले लूँगी, 0.5 इसे दे दूँगी, तो इक्वल हो जाएगा गैप। तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर देंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में। सो 117.5 टू 126.5, 126.5। तो ये आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, उसके लिए आपको ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर से देखकर, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है तो यू कैन सेव योर टाइम और आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ लिख सकते हो। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पूरा ये टेबल आपने कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आपको आता है कन्वर्ट करना, आपने 9th में भी किया हुआ है। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी गिवन टू यू। अब देखिए, दो द मेथड इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, तो डायरेक्ट मेथड में आप इनका मिड पॉइंट निकालेंगे और आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल देते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में हमको फर्स्ट का मिड पॉइंट अगर मिल गया 122। अब हमें पता है यहाँ 9 का गैप है, वैसे आप एक दो और ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर आपको एक पैटर्न मिल जाता है और आप डायरेक्टली उनको लिखते चले जाते हैं बहुत आसानी से। इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। शुरू में एक दो आप करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक पैटर्न मिल जाए। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे? सिंपली आप एफ आई एक्स आई कर दीजिए। दिस इज़ एक ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये हमारा हो जाएगा। ये 40 है ही है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड बता देती हूँ ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हम बीच की एक फ्रीक्वेंसी को लेट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए 3 इसके ऊपर हैं, 3 इसके नीचे हैं, तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट दिस विल बी? दिस विल बी आर एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन विल बी 149, यानी हमने एज्यूम कर लिया कि ये 149 है। अब एक्चुअल मीन हम निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसकी डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन मीन्स ये कितना डिविएट हो रहा है। तो 149 से तो इक्वल है एग्जैक्टली, कुछ भी डिविएट नहीं हो रहा। 140 कितनी दूर है 149 से? 9 कम है, -9। ओके, 131, अब ये डबल इतना ही ऊपर ऐड होता चला जाएगा, -27, नीचे आ जाएगा 9, 18 एंड 27। अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे वो भी बहुत इजी है, उसमें हम h से डिवाइड कर देते हैं, बट अभी मैं आपको एज्यूम्ड मीन के थ्रू इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट कर लेंगे। 3 × -27 कम्स आउट टू बी -81, 5 × -18 कम्स आउट टू बी -90, दिस गिव्स यू -81, दिस इज ऑब्वियसली 0, देन वी गेट 45, 4 × 18 इज 72 एंड 2 × 27 इज 54। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट डिविएटेड मीन। इनको हम ऐड कर लेते हैं पहले सबको। इनको ऐड करके मुझे मिलेगा -252 + 171 एंड फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी -81। देखिए डिविएटेड मीन क्या होगा। डिविएटेड मीन जैसे हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जो कि क्या है हमारे पास -81 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो एक्चुअल मीन हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस डिविएटेड मीन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो 149 प्लस माइनस इज माइनस, और इनको आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2.025, और 149 में से आप 2.025 माइनस कर देंगे, सो वी शैल गेट द आंसर एज 146.975। अगर देखिए हमारा एक्चुअल मीन जो है वो एज्यूम मीन के इक्वल है तो ये डिविएटेड मीन 0 आ जाता, बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ जाता, छोटा है तो ये नेगेटिव आ गया। अगर इसी को आप स्टेप डेविएशन से करेंगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आप 9 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। जब आप 9 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये आपको 0, -1, -2, -3 मिल जाएगा, और यहाँ आप 9 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने पहले एज्यूम्ड मीन मेथड आपको बता दिया है। क्वेश्चन को चलिए स्टेप डेविएशन मेथड से भी देख लेते हैं।
तो स्टेप डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे ये हमने 149 एज्यूम किया तो 149 माइनस 149 एंड डिवाइडेड बाय 9 भी कर देते हैं जो कि क्लास साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और ये यहाँ हमारा -9 आया था पहले, देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटाती हूँ अगर, तो ये -9 आया था पहले, अब ये 9 से डिवाइड करके -1 आ जाएगा। -18 आया था तो -2 आ जाएगा, -27 था तो -3, आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। तो ऊपर हमेशा 0, -1, -2, -3 आता है और नीचे 1, 2, 3 आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हम जितना क्लास गैप है, साइज़ है, उतने से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, स्टेप दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर FI/DI की कैलकुलेशन भी बहुत स्मॉल हो जाती है। आप देखिए 3 × -3, 5 × -2, ये छोटी सी कैलकुलेशन हो गई और हमारे पास यहाँ इनका एडिशन आ गया -9। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे कि हमारे पास पहले फॉर्मूला बना था a + d बार, राइट। पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या बना था, सिर्फ a + d बार। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a + hd बार, a + hd बार। सो a हमारा था 149 प्लस h हमारा है 9 मल्टीप्लाई बाय d बार अगेन -9/40, और ये हमारे पास फिर वही चीज़ आ गई 149 - 81/40। ये वही चीज़ आ गई जो हमारे पास पहले आई थी, यू कैन सी दैट, ये वही चीज़ आ गई, यू कैन सी दैट 149 - 81/40। सो वी हैव गॉट द हियर बाय स्टेप डिविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड, सेम चीज़ आ गई। हाँ, स्टेप डिविएशन में जो आपका और कम हो जाता है कैलकुलेशन वर्क, ठीक है। तो आई होप you have understood it completely now. So this was your last question of this section. I hope you have understood this, right? And once again I would say you practice कीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर में बहुत कुछ डिलीटेड सिलेबस में से है, तो वो आप ज़रूर करिए। एंड इफ़ you like the video, please do not forget to hit the like button. Very happy practicing. If you have any doubt, every Sunday usually I take NCERT live doubt class. सो आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। शेयर विद योर फ्रेंड्स।